नमस्ते बच्चों। हम भूगोल का चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ रहे थे और हमने इसको कुछ पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, और पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियाँ, जिसमें हमने एक तो सामान्य जातियाँ पढ़ी थी, दूसरा हमने संकटग्रस्त जातियाँ पढ़ी थी, तीसरा हमने सुभेद जातियाँ, चौथी पढ़ी थी दुर्लभ जातियाँ, पांचवी पढ़ी थी लुप्त जातियाँ। फिर हमने वन संसाधन पढ़े थे और वनों को प्रभावित करने वाले कारक और वनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। अब आज हम आगे से पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा। देखिए, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, तो उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, इनका जो रहने का स्थान है तो उसकी हमें सुरक्षा करनी होगी और सुरक्षित क्षेत्रों में जीवों का उचित रखरखाव करना होगा। जो जीव जंतु है उनको उनकी उचित रूप से देखभाल करनी होगी और उनको सुरक्षित जगह पर रखना होगा। पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के लिए जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, ठीक है। तो पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों के लिए एक जैव मंडल रिसर्च बनाया जाए और इनको वहां पर रखा जाए। अधिनियमों एवं कानून लाकर वन्य जीवों एवं पेड़ पौधों की रक्षा की जाए। अधिनियम और कानून बना करके जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक अधिनियम आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। जो ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था, तो ये क्या है, जो जंगल में रहने वाले जानवर है, पक्षी है और वहाँ के जो पौधे हैं, उनको संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजातियों का शिकार करना प्रतिबंध है। तो जो ये अधिनियम आया है, इसके में कहा गया है कि जो भी दुर्लभ और तथा संकटग्रस्त जातियां हैं, उनका शिकार करना बंद है। आप उनका शिकार नहीं कर सकते। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन करना है। पशु पक्षियों, जीवों तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पर 3 से 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जो भी पशु पक्षी है, जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे है, अगर इनको कोई भी किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है तो 3 साल से लेकर के 10 साल तक आपको जेल हो सकती है। एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को सुरक्षा दी गई है। देखिए, जो एक सींग वाला गैंडा है, काला हिरण है, मगरमच्छ है, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को सुरक्षा दी गई है। संरक्षण में कीटों को भी महत्व दिया गया है। जो कीट होते हैं उनको भी महत्व दिया गया है, जैसे ड्रैगन फ्लाई तितली, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई तितली को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को संसद में पारित होने के बाद देश भर में अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से कई भागों में संकटग्रस्त जीव के संरक्षण के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 था, संसद में जब इसको पारित कर दिया गया था, तो इसके बाद बहुत सारे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, ताकि यहाँ पर जो भी संकटग्रस्त जीव जंतु है उनको संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। तो बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत इसमें की गई थी। एक है बाघ परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये बाघों की संख्या के कम होने के प्रमुख कारण, ठीक है। तो बाघों की संख्या जो थी कम हो रही थी, इस कारण बाघ परियोजना लाई गई थी। बाघ वन्य जीव का एक अद्भुत जीव है। जैव विविधता को बनाए रखने में बाघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में बाघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 20वीं शताब्दी में भारत में बाघों की संख्या 55,000 थी। 1973 में घटकर 1827 बाघ रह गए थे, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में बाघों की संख्या कितनी थी? 55,000। और 1973 में घटकर कितनी हो गई? 1827 बाघ रह गए थे।
ठीक है, तो सोचो कितने कम बाघ रह गए थे, कितना इनका शिकार किया गया था, ये खत्म होने के कगार पर आ गए। बाघों की हड्डियों से औषधियों एवं खालों के लिए बाघों को मारकर उनका व्यापार करना। ठीक है, तो बाघों को उनकी हड्डियां लेने के लिए, जिनसे औषधियाँ बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती थी, और खालों को खाल लेने के लिए बाघों की खाल लेते थे, उनको मार करके और उनका व्यापार करते थे। इस कारण बाघों का शिकार किया जाता था। इस परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। तो जो ये बाघ परियोजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। वो कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में, यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इस परियोजना से लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जो टाइगर ये प्रोजेक्ट लाया गया था, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, तो इससे क्या हुआ? जो बाघों की संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। आइए अब हम पढ़ेंगे वनों का वर्गीकरण। भारत में वन एवं वन संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, जो आरक्षित वन है इनको सबसे महत्वपूर्ण वन माना जाता है, और इसमें वन और जो वन्य प्राणी हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। और तो जो आरक्षित वन है ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड यहाँ पर पाए जाते हैं। जो रक्षित वन, तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो रक्षित वन जैसे बिहार में, उड़ीसा में यहाँ पर पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैसे गुजरात में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में भी अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं समुदाय और वन संरक्षण। वन और वन्य जीव संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है। जो वन है, जंगल है, और जो जिसमें रहने वाले जीव जंतु है, ये सभी हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्व को देखते हुए भारतीयों ने आज़ादी से पूर्व से ही वनों और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण हेतु कई अभियान चलाए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जानते थे कि ये वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो इनकी सुरक्षा के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो है बहुत सारे अभियान चलाए गए थे। जैसे राजस्थान के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में वहाँ के गांव के लोगों ने खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। तो जो राजस्थान है, वहाँ के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में वहाँ के गांव के लोगों ने खनन कार्य, यानी जो भी खनन कार्य हो रहा था उसको बंद करवाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 20,000 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी है। जो 20,000 हेक्टेयर वन भूमि है उसको क्या कर दिया? एक सेंचुरी में परिवर्तित कर दिया है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने वनों की कटाई रोकने में सहायक सिद्ध हुआ है। जो चिपको आंदोलन था ये उत्तराखंड में हुआ था, और इसमें जो है वनों की कटाई को रोकने में सहायक सिद्ध हुआ है। राजस्थान में बिश्नोई समुदाय के लोगों द्वारा, ठीक है, राजस्थान में बिश्नोई समुदाय के लोग हैं। ठीक है, जो बिश्नोई 20+9 यानी 29 नियमों को मानने वाले लोग हैं। तो इनके द्वारा जो है काले हिरण, नीलगाय, चिंकारा, मोर आदि का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, जो बिश्नोई समाज है इसके द्वारा काले हिरण, नीलगाय, चिंकारा, मोर आदि का संरक्षण किया जा रहा है, यानी उनको सुरक्षा दी जा रही है। भारत के कई समुदायों ने रीति रिवाज, पूजा पाठ में वन एवं वन्य जीव के संरक्षण प्रचलन में है। तो भारत के बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें रीति रिवाज, जो कोई भी प्रोग्राम होता है उनके यहाँ पर पूजा पाठ होता है, तो उसमें जो है पेड़ों को की पूजा की जाती है।
जैसे हिंदुओं द्वारा शादी विवाह में आम की पूजा, ठीक है, जो घरों में है आम के पेड़ के जो पत्ते लगाते हैं वो, और घरों में हम तुलसी को पूजते हैं, तो तुलसी की पूजा आदि ये सभी पेड़ों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब पढ़ेंगे हम चिपको आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973 में 26 मार्च को प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन 26 मार्च 1973 को उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1973 को उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड के रेणी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था। उत्तराखंड का एक गांव है रेणी, वहाँ पर 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, जिसे बचाने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पेड़ से चिपककर पेड़ों की कटाई को असफल कर दिया था। तब से ही इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन 26 मार्च 1973 से उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें उत्तराखंड का एक गांव है रेणी, वहाँ के 2400 से अधिक पेड़ों को वहाँ पर काटा जाना था, लेकिन एक गौरा देवी नामक महिला थी, इसके नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पेड़ से चिपक गई थी और पेड़ों को नहीं काटने दिया था, तो ये सारे पेड़ बच गए थे। तब से इसका नाम चिपको आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये 26 मार्च 1973 को उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। ये चिपको आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। धन्यवाद सभी को। इतना जो पढ़ा है बस इतना पढ़ लेना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।